हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम्स मेड सिंपल। तो ये है आपका इंडियन एक्सप्रेस का वीकली रिवीजन यानी वीकली एनालिसिस जो कि इंडियन एक्सप्रेस दे रहा है। और ये 3 जुलाई से लेके इस संडे तक का आपका है, और मतलब 9 जुलाई तक का। और ये सेकेंड वीक है जो हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, और जो भी हमने इस हफ्ते पढ़ा है और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है, तो ये इंडियन एक्सप्रेस का इनिशिएटिव है। वी आर ब्रिंगिंग इट टू यू, और हमारा भी इनिशिएटिव है ना। हम तो पैनल कॉल्स फॉर बूस्टिंग प्रोटीन जल्दी जल्दी देखते हैं। ऑलरेडी कई सारी चीज़ें जिन्होंने देखे हैं इस हफ्ते के वीडियोस, उनको पता है, ये पढ़ा चुके हैं, तो आपका जल्दी रिवीजन हो जाएगा। ओके, और उसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ क्यों पढ़ाई गई है। ओके, तो पैनल कॉल्स फॉर बूस्टिंग प्रोटीन, तो ये GS2 का टॉपिक है और गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन में आता है। तो एक इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी बनाई गई थी जिसने ऑब्जर्व किया है कि कोविड पैंडेमिक की वजह से जो अंडर न्यूट्रिशन वाली दिक्कत थी इंडिया में, वो और ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए इन्होंने रिकमेंड किया है कि प्रोटीन रिच फूड आइटम्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लीगली कर दिया जाए, मैंडेट, है ना। पहले भी इन लोग सजेस्ट करते थे कि आप एग्स दो और मिड डे मील्स में लेग्यूम्स वगैरह दो, लेकिन अब इसको लीगली मैंडेट करने के लिए कहा है थ्रू फूड सेफ्टी प्रोग्राम्स। और इसके लिए इन्होंने कहा है कि जो NFSA 2013 है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके शेड्यूल 2 को आप रिवाइज करो। ओके, तो की टेक अवेज क्या है इसमें, आप पॉइंट्स जो है ना उसको एज इट इज अपने पास लिख सकते हो। ओके, तो ये आपको मतलब अवेलेबल मुश्किल ही हो पाएगा वैसे, तो इसकी वजह से आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। तो इसमें क्या है कि पहली बात तो जो शेड्यूल 2 है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का, उसमें न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं फूड सेफ्टी प्रोग्राम्स के लिए, जैसे मिड डे मील, PM पोषण, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। ओके, और अभी जो है इसमें कैलोरीज और प्रोटीन्स ही बस बताए जाते थे, लेकिन अब इस पैनल ने कहा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी आप अकाउंट में लो। ठीक है, अब इसमें कॉस्ट इम्प्लीकेशंस जो है जाहिर सी बात है बढ़ जाएंगे। तो मिल्क और फ्रूट्स को हटा के ही इन्होंने बताया है कि लोअर प्राइमरी का 4.9 से 9.6 हो जाएगा, लगभग डबल, और अपर प्राइमरी का 7.45 से 12.1 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, और रिपोर्ट में कहा गया है कि जो एग्स कंज्यूम नहीं करते हैं उनको नट्स और सीड्स की डबल क्वांटिटी प्रपोज की जाए, है ना। हमने आर्टिकल में पढ़ा था कि कई स्टेट्स जो हैं, केवल 13 स्टेट्स में क्योंकि एग्स वगैरह दिए जाते हैं, तो कई का कहना ये है कि मतलब वही रिलीजियस चीज़ों की वजह से भी नहीं देते थे एग्स वगैरह। तो अब कहा है कि इसको आप नट्स और सीड्स को डबल कर दो। और इसने कमेटी ने कहा है कि अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हुआ था, NFHS 5, जिसने कहा था कि बच्चों का अंडर न्यूट्रिशन, स्टंटिंग और वेस्टिंग जो है वो ज़्यादातर स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। एंड ऑल्सो देर इज़ इंक्रीज इन प्रिवलेंस ऑफ अनीमिया का भी जो प्रिवलेंस है वो बढ़ गया है प्रेग्नेंट विमेन और जो कि रिप्रोडक्टिव एज के गर्ल्स होती हैं उनमें, है ना। तो ICDS जो है, हाँ ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ICDS जो है वो 6 मंथ से 6 ईयर्स तक के बच्चों को कवर करने के लिए है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, और साथ में प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को भी। और PM पोषण स्कीम जो है वो कवर करती है स्टूडेंट्स को इन लोअर प्राइमरी क्लासेस, अपर प्राइमरी क्लासेस ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। ओके, तो PM पोषण जो है वो मिड डे मील केयर सर्विसेज के लिए ही अब PM पोषण स्कीम कहा जाता है। ओके, अच्छा, हाँ, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है तिथि भोजन कंसेप्ट। तो ये तिथि भोजन कंसेप्ट क्या है ये आपको बताना है। अब सेकंड जो आर्टिकल था वो था सब कैटेगराइजिंग OBC, ये भी हम पढ़ चुके हैं, और ये भी आपका GS2 में वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस के से रिलेटेड टॉपिक है। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी सब कैटेगराइजेशन के लिए जो कमिटी बनाई गई थी OBCs के सब कैटेगराइजेशन के लिए, उसको हेड कर रहे थे जस्टिस G रोहिणी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट की फॉर्मर चीफ जस्टिस है, और उसका सेंटर ने टेन्योर फिर से बढ़ा दिया है। तो 5 साल पहले ये बनी थी, मैंने आपको बताया था 2 अक्टूबर 2017 में ये कमेटी बनी थी, और इसका मतलब 5 साल पहले बनी थी और 10 बार एक्सटेंशन मिल चुका है। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सब कैटेगराइजेशन बनाने का रीज़न क्या है, वो है रिजर्वेशन के पर्पज़ के लिए। अभी जो है OBCs को 27% रिजर्वेशन दिया जाता है जॉब्स और एजुकेशन में अंडर दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी दूसरे रिजर्वेशन कैटेगरीज में भी ये लीगल डिबेट बन गया है, तो SCs STs के लिए भी ये मुद्दा उठ रहा है सब कैटेगराइजेशन का। अब OBCs के लिए ये डिबेट क्यों है और ये आर्टिकल का मेन वजह क्या थी और ये क्यों सब कैटेगराइजेशन किया जा रहा है, क्योंकि टोटल 2600 OBC
लिस्टेड है सेंट्रल लिस्ट में, और उसमें से केवल कुछ ही अफ्लुएंट कम्युनिटीज़ है जिनको इस 27% रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है। तो ओनली 20 मतलब अ फ्यू पार्ट ऑफ द 2600 OBCs आर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। ओके, तो आप सब कैटेगराइजेशन करके एक तरीके से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। और रोहिणी कमीशन मैंने आपको बता दिया 2 अक्टूबर 2017 में बनी थी। अब इनको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ रहे हैं कि एक तो है ना, इनके पास में पॉपुलेशन का डेटा नहीं है कि कई सारी कम्युनिटीज़ क्या हर कास्ट का क्या डेटा, क्या पॉपुलेशन है, वो इनको पता नहीं है। तो ये कैसे कंपेयर करें जॉब्स और एडमिशन्स में, है ना। और अब इन्होंने लेकिन 2018 में 1.3 लाख सेंट्रल जॉब्स को और जो एडमिशन हुए थे सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में उसको एग्जामाइन किया था। एनालिसिस करने पे क्या मेजर फाइंडिंग्स निकली थी अभी तक वो देख लेते हैं। तो इसमें पता चला था कि जो 97% जॉब्स और एजुकेशनल सीट्स हैं वो केवल 25% सबकास्ट को मिली हैं, ठीक है। और उसमें से भी जो है ये जॉब्स और सीट्स उसका भी अगर 25% निकालें तो वो केवल 10 OBC कम्युनिटीज़ को गया है। तो आप देख सकते हो कि मतलब जो शायद मोस्ट अफ्लुएंट रहे होंगे केवल उनको ये जॉब्स और सीट्स मिली हैं। और 983 जो OBC कम्युनिटीज़ है यानी 37% ऑफ द टोटल। व्हाट इज़ द टोटल? 2600। तो 2600 का केवल 37% जो है, मतलब 37% जो है उनको ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन मिला है जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो आप कायदे से देखिए 37% जो है वो कितना ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। ओके, तो अब इन्होंने कहा है कि इस तरीके से सवाल देखो आ सकता है, क्रिएटिंग सब कैटेगरीज विद इन OBCs वुड इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन अमंग ऑल OBC कम्युनिटीज डिस्कस, है ना। तो आप इसमें सब प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हो। आप बता सकते हो कि उसमें भी सब कैटेगरीज में भी हो सकता है कि कुछ डुप्लीकेशंस हो या क्या। वैसे आपने अगर देखा हो तो जब हमने जिस दिन आर्टिकल को डिस्कस किया था तो हमने पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस भी बताए थे कि कमीशन को क्या दिए गए थे। उसमें उनको जो नया 3 पॉइंट ऑफ रेफरेंस उनको पहले ही दिए गए थे, और चौथा पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो था वो यही था कि जो डुप्लीकेशन एरर्स वगैरह हैं उनको हटाना है ना। तो आप इस तरीके से प्रोज एंड कॉन्स इस आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो ये GS2 का टॉपिक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट ने क्या किया अभी राज्यसभा में म्यूजिशियन इलैया राजा और ट्रैक एंड फील्ड आइकन PT उषा, तेलुगु स्क्रीन राइटर V विजेंद्र प्रसाद और फिलैंथ्रोपिस्ट और स्पिरिचुअल लीडर वीरेंद्र हेगड़े को नॉमिनेट किया है राज्यसभा में। तो इसके ऊपर ये आर्टिकल है, देख लेते हैं। तो आर्टिकल 80 जो है उसमें कहा गया है कि इसी में नॉमिनेशन की बात की गई है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स में 12 मेंबर्स ऐसे रहेंगे जो कि हु वुड बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, आर्टिकल 80 का क्लॉज 3 जो है फिर प्रोविजंस भी इसके देता है, ठीक है। आर्टिकल 80 में कहा गया है कि 238 जो रहेंगे वो स्टेट्स और यूटीज के रहेंगे और 12 मेंबर जो होंगे वो नॉमिनेशन के रहेंगे, जिनके प्रोविजन इसके क्लॉज 3 में दिए गए। क्लॉज 3 में क्वालिफिकेशंस पहली बात तो बताए हैं कि ऐसे लोगों के पास में स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैटर्स लाइक लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। ओके, तो याद रखना लेकिन स्पोर्ट्स भी इंक्लूड है। ये पहली बात ये चीज़ ये उठी थी जब सचिन तेंदुलकर को इंक्लूड किया गया था। तो अभी देखो PT उषा का भी नॉमिनेशन किया गया है। ओके, अब ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं इनके पास में सारे पावर्स और प्रिविलेजेस रहते हैं जो कि इलेक्टेड MPs के पास में होते हैं, एक्सेप्ट कि इनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करना अलाउड नहीं होता है। दे कैन वोट फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट के केस में दे कैन नॉट वोट। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट के केस में अगर आपको याद हो, सर आपको पढ़ा भी चुके हैं, हमेशा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज केवल इलेक्टेड ही वोट करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आर्टिकल है सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट 2000। इसके ऊपर याद हो तो हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए थे, अगेन फ्रॉम GS2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर है। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, ट्विटर ने मतलब फेस ऑफ ये शुरू किया है और METI जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया है कि ये गवर्नमेंट जो है बार बार इनको ऑर्डर दे रही है कि जो भी कंटेंट है माइक्रो इसमें ट्विटर पे उसको आप हटाओ, कुछ अकाउंट्स को रिमूव करने के, उनको ब्लॉक करने के ऑर्डर्स दे रही है। तो फिर इन्होंने
कंप्लेंट लगा दी है कि अपने पावर का डिस्प्रपोर्शनेट यूज़ कर रहे हैं, और 69A के तहत जो इनको पावर दिया गया है उसका एक तरीके से मिसयूज़ कर रहे हैं। और लास्ट मंथ भी है ना 4 जुलाई को इन्होंने ऐसे ही कुछ कहा था, कुछ कंटेंट हटाने के लिए कहा था, तो उसके बाद से अभी इसी मंथ की बात है, तो उसके बाद से इन्होंने ये एक्शन लिया है। तो सेक्शन 69A क्या है IT एक्ट का, इसमें सेंटर के पास में पावर है कि वो ब्लॉकिंग ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं टू सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, लेकिन किन केसेस में आप ये ऑर्डर दे सकते हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये आपकी केवल रिविजन के लिए है और आपको ये समझ में आ जाए कि टॉपिक्स क्यों ज़रूरी हैं, ठीक है। और फ्रेंडली रिलेशंस पे इम्पैक्ट ना पड़े विथ फॉरेन स्टेट्स, या फिर ऐसे किसी ऑफेंस में इंसाइटमेंट ना किया जाए, ऐसे केसेस में आप केवल ऑर्डर दे सकते हो ब्लॉक करने का, ओके। और वो भी जो रिक्वेस्ट की जाएगी वो रिव्यू कमेटी के पास जाती है, जिसके बाद में ये डायरेक्शंस इशू किए जाते हैं, और ब्लॉकिंग ऑर्डर जो होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल मिनरल्स, ये GS3 का टॉपिक है, एनवायरनमेंट का है। और न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया है कि वो अपने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने ये भी कहा है कि वो $5.8 ऑस्ट्रेलियन कमिट करेगी 3 साल के इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के लिए, ओके। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं एसेंशियल मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज में, और सप्लाई चेन डिसरप्शन में बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। क्रिटिकल होने की वजह इनकी यही है कि सप्लाई चेन डिसरप्शन हो सकता है, और मतलब सप्लाई चेन डिसरप्शन, आई होप आप समझ रहे होंगे कि हर कहीं तो फिर वो नहीं पाए जाएंगे, मिनरल्स है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो जहाँ से पाए जाते हैं फिर वहाँ से सप्लाई करते हुए कैसे आ रहे हैं, प्रोसेसिंग होके आ रही है, तो वहाँ पे डिसरप्शंस कई बार हो जाते हैं, और क्यों होते हैं वो भी अभी हम देख लेंगे। हालांकि ये आर्टिकल भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। और ये आजकल हर कहीं यूज़ होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में, कंप्यूटर बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन टेक्नोलॉजीज जैसे सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस में। और जो है कि नीड और अपनी कंसिडरेशन के हिसाब से हर कंट्री की अपनी लिस्ट होती है, लेकिन ज़्यादातर लिस्ट में जैसे ग्रेफाइट, लिथियम और कोबाल्ट होता ही है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज बनाने में यूज़ होता है। रेयर अर्थ होता ही है, जो कि मैग्नेट बनाने में यूज़ होता है। और सिलिकन होता ही है, जो कि कंप्यूटर चिप्स और सोलर पैनल्स बनाने में काम आता है। और अभी देखो जेट्स, ड्रोन्स, रेडियो सेट्स, इन सब में भी है ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स यूज होते हैं। तो अगर कुछ भी अगर सप्लाई शॉक होगा तो वो इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है कंट्री की, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर डाल सकता है। और सप्लाई रिस्क अब देखो क्यों होती है, जो अभी कह रहे थे, क्योंकि पहली बात तो रेयर अवेलेबिलिटी, हर कहीं नहीं पाए जाएंगे। दूसरी बात टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ रही है ना। और जो इसकी प्रोसेसिंग वैल्यू चेन होती है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जो कि डिस्टरप्ट हो जाती है जब हॉस्टाइल रेजिम हो। जैसे बताया था कि चाइना ने किस तरीके से जापान में क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई रोक दिया था, है ना। और इसके अलावा जब पॉलिटिकली अनस्टेबल रीजन हो तो उस केस में भी सप्लाई रुक जाएगा। तो अब यहाँ पे इन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में भी बताया। 2019 में USGS मिनरल कमोडिटी समरीज रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया था कि चाइना जो है वो 16 मिनरल्स का सबसे बड़ा वर्ल्ड का प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो वही है कि वो अपने ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है। अगर चाइना के चक्कर में पड़ जाएंगे तो वही हाल होगा जो श्रीलंका का हो रहा है। और इंडिया ने इसके लिए काबिल बनाया है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है 3 पब्लिक सेक्टर कंपनीज का, है ना। और 2019 में इसका फॉर्मेशन अनाउंस किया था। और अभी जो MOU भी साइन किया है वो काबिल ने साइन किया, याद करना, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। और इसका CMFO जो है ऑस्ट्रेलिया का, उसके साथ में MOU साइन किया गया। CMFO क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस, ये ऑस्ट्रेलिया का है, उसने काबिल के साथ में साइन किया है, ओके। नेक्स्ट इज कराकल पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये GS2 का टॉपिक है, ठीक है। पॉलिसीज़ का इफेक्ट इंडियन डायस्पोरा पे क्या पड़ेगा, तो इसके लिए ये टॉपिक है। अच्छा, और ऑब्वियसली बात है कि सब इंटरनेशनल रिलेशन और कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो क्या हुआ था कि अभी उज्बेकिस्तान का ये ऑटोनॉमस प्रोविंस है, ये कराकल पाकिस्तान, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे क्योंकि गवर्नमेंट ने जो उस रीजन की ऑटोनॉमी है ना, ऑटोनॉमस प्रोविंस बोला, तो उसकी ऑटोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुए थे। और फिर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्रैकडाउन किया था, जिसमें 18 लोग मारे गए थे। तो कराकल पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। कराकल पाक पीपल से निकला है, जो कि एक एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है 2 मिलियन लोगों का। और कराकल पाक का मतलब क्या होता है, ब्लैक हैट,
ठीक है, यानी एक ट्रेडिशनल इनका हेड गियर होता था ब्लैक हेड, उससे निकला है कराकल पाक। तुर्किक लैंग्वेज होती है इनकी कराकल पाक, और जो वहाँ पे उज़्बेकिस्तान के पब्लिक स्कूल्स में लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, 7 लैंग्वेजेस हैं उज़्बेकिस्तान में, उनमें से एक है कराकल पाक। ओके, ये जो है ये 18 सेंचुरी में इन लोग सेटल हुए थे अराउंड दी अमू दरिया। अमू दरिया क्या है, एक नदी है वहाँ पे बहती है जो कि फिर अरल सी में जाके मिल जाती है। अमू दरिया के पास में ये लोग सेटल हुए थे, और 1873 में पहले ये रशियन रूल में आए थे, और 1920 में जब सोवियत यूनियन बना था तो पूरी तरीके से उसमें इनकॉर्पोरेट हो गए थे। और फिर कराकल ऑटोनॉमस सोशलिस्ट रिपब्लिक बना दिया गया था, तो ये 1936 में बना था। ये पूरा तभी का पार्ट है जब सोवियत यूनियन था। उसके बाद में जब सोवियत यूनियन से उज़्बेकिस्तान अलग हुआ था 1991 में, तो कराकल पाक ASSR को फिर से रीस्टैब्लिश कर दिया था एज रिपब्लिक ऑफ कराकल पाकिस्तान, और फिर उसको एक ऑटोनॉमस रिपब्लिक की तरह रिकॉग्नाइज किया था जब उज़्बेकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अगले ही साल बना। देखो सोवियत यूनियन से कब अलग हुआ, 91 में, 92 में उज़्बेकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उसी टाइम पे इसको ऑटोनॉमस रिपब्लिक डिक्लेयर किया, रिकॉग्नाइज किया, और इसको ये अधिकार दिया गया दैट दे कैन सिसीड ऑन द बेसिस ऑफ नेशन वाइड रेफरेंडम, यानी अगर वहाँ के लोग चाहते हैं तो ये अलग हो सकता है, ये वाला रीजन ऑटोनॉमस रीजन कराकल पाक का। लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि कंटिन्यूसली वहाँ के लोगों में एक नेग्लेक्ट की भावना आ गई है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे सबसे ज़्यादा फर्टाइल रीजन था, नदी के पास में था, और उसके बाद में फिर यहाँ से पानी डाइवर्ट किया गया था आसपास के डेजर्ट वाले एरियाज़ में, तो उसके चलते यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन हो गया, पूरा पानी का स्तर नीचे चला गया, सब बहुत तेज़ी से, मतलब ये सूख गया था अरल सी, है ना, तो इस वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस हो गया था, और यहाँ के लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको हेल्थ और इकोनॉमिक ट्रबल्स फेस करने पड़े थे, जिसकी वजह से कराकल पाकिस्तान अभी बहुत ज़्यादा इम्पावरिश्ड रीजन हो गया है। ओके, तो ये था यहाँ का पूरा क्राइसिस, इस वजह से ये सब प्रोटेस्ट भी हुई। अगला है बन्नी ग्रासलैंड, तो GS3 का है, कंजर्वेशन एनवायरमेंटल पोल्यूशन डिग्रेडेशन से रिलेटेड है। तो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 10,000 हेक्टेयर का बन्नी ग्रासलैंड्स जो है उसको इस साल में रिस्टोर करेंगे, और उसके बाद में मतलब ये जो आने वाला दशक है, पूरा डेकेड है, इसके हर साल में ये 10-10 हज़ार करके इसको हेक्टेयर्स को रिस्टोर करेंगे। टोटल 76,000 हेक्टेयर को रिस्टोर करने का इनका प्लान है। ये इसका टोटल एरिया वैसे बन्नी ग्रासलैंड का कितना है, 2497 स्क्वायर किलो, यानी करीब 2500 स्क्वायर किलोमीटर का, बहुत ही ज़्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी एरिया है। और इसकी बात PM ने भी की थी जब UN हाई लेवल डायलॉग हुआ था डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन और ड्राउट का लास्ट ईयर में। तो ये मतलब जो हमारा अभी 26 मिलियन हेक्टेयर रिस्टोर करने का प्लान है बाय 2030, उसका भी ये पार्ट है, ठीक है। तो 26 मिलियन हेक्टेयर में से 76,000 हेक्टेयर जो है वो बन्नी ग्रासलैंड का रिस्टोर किया जाएगा। कुछ टेक अवेज देख लेते हैं। तो बन्नी जो है वो लार्जेस्ट ग्रासलैंड है एशिया का, जो कि सिचुएटेड है ग्रेट रन ऑफ कच्छ के पास में गुजरात में, और 2600 किलोमीटर्स दिया है, ठीक है। और करीब 45% ऑफ पैस्चर्स जो हैं गुजरात के वो इसी में ही आते हैं, और 2 इकोसिस्टम्स यहाँ पे मिल जाते हैं, एक तो वेटलैंड्स और ग्रासलैंड्स। तो अगर वेजिटेशन यहाँ का देखें तो बहुत थिन है, यानी स्पार्स है, ज़्यादा मतलब डेंस नहीं है, ओके, और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रेनफॉल पे। तो बन्नी ग्रासलैंड्स एक्चुअली में पहले यहाँ पे रोटेशनल ग्रेजिंग होती थी, ओके, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है ना, वैसे रोटेशनल ग्रेजिंग होती थी। अब यहाँ पे ज़्यादातर आप देखोगे तो एक तो बताया कि स्पार्स वेजिटेशन है, और उसके बाद में लो ग्रोइंग प्लांट्स जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे फोब्स और ग्रैमिनोइड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि ज़्यादातर हेलोफाइल्स हैं, यानी कि ये जो मतलब वही रन ऑफ कच्छ में बहुत ज़्यादा मतलब सॉल्टी टाइप का है ना, तो ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं फोब्स और ग्रैमिनाइड्स, और ये लो ग्रोइंग प्लांट्स हैं, है ना। और इसके अलावा स्कैटर्ड ट्री कवर और स्क्रब है, ये तो बता दिया, स्पार्स टाइप का वेजिटेशन है। फिर फ्लोरा और फौना जो है बहुत ज़्यादा रिच है, हाई बायोडाइवर्सिटी है। तो 1955 में कोर्ट ने इसको रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया था। रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं? सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट होते हैं एज पर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। तो बन्नी ग्रासलैंड को भी 1955 में रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया था, और 2019 में ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया था कि जो बन्नी ग्रासलैंड की बाउंड्रीज है उसको डिमार्केट करो, और जो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको आप डिमार्केट करो।
ओके और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसने ये आइडेंटिफाई किया है कि ये जो रिजर्व है ये आखिरी ऐसा हैबिटेट है इंडिया में जहाँ पे चीता पाए जाते हैं, चीता का हैबिटेट है और यहाँ पे इसी स्पीशीज़ को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यही बस एक पॉसिबल साइट है। ओके तो आप इसका इम्पोर्टेंस समझ रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये साइट है। ओके और अभी कुछ टाइम में क्या हुआ है कि जो यहाँ का लैंडस्केप है वहाँ पे बहुत तेज़ी से मतलब ग्रासलैंड का डिटीरियोरेट हुई है। क्यों? क्योंकि अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग हुई है और एक इन्वेडिंग स्पीशीज़ होता है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ओके तो ये बहुत इन्वेडर है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इन्वेडर है, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जिसकी वजह से मतलब बाकी इसने स्पीशीज़ को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचाया है। ओके और उसके अलावा यहाँ पे डैम्स भी बनाए गए हैं ऑन रिवर्स जो कि बन्नी की तरफ फ्लो करती हैं और इसके अलावा ड्राउट्स और सॉइल सैलिनिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ओके अब ये जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है कई बार इस तरीके से है ना पूछ लेता है कि ये मतलब क्या चीज़ है, क्या स्पीशीज़ है, इन्वेजिव स्पीशीज़ होती है। इसका कॉमन नेम जो है वो मेस्क्यूइट है और यहाँ पे एक सवाल पूछा गया था कि मालधारी कौन होते हैं। ओके मालधारी, तो ये मालधारी जो होता है ना ये हर्ड्समैन कम्युनिटी है गुजरात की। तो पहले तो है ना ये नोमैड थे और उसके बाद में फिर ये सेटल होने लगे तो इनको मालधारी कहा जाने लगा जूनागढ़ गुजरात में। और इसका लिटरल मीनिंग अगर गुजराती में देखें तो माल इज एनिमल स्टॉक और धारी इज कीपर, तो दे आर द कीपर ऑफ एनिमल स्टॉक, तो उनको मालधारी ट्राइब कहते हैं। अब स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये आई थिंक लास्ट आर्टिकल है इसका वीकली आपके रिवीजन का और GS3 का टॉपिक है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो गुजरात और कर्नाटका जो हैं वो बेस्ट परफॉर्मर्स घोषित किए गए हैं इन डेवलपिंग ऑफ दी स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में गुजरात और कर्नाटका बेस्ट परफॉर्मर्स हैं इन 2021। ये रिपोर्ट रिलीज़ की है DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। और ये जो रैंकिंग बनाई गई है 7 रिफॉर्म एरियाज और 26 एक्शन पॉइंट्स के बेसिस पे बनाई गई है। अगर स्मॉल स्टेट्स की बात करें जहाँ पे पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम होती है, 1 करोड़ से कम वाली पॉपुलेशन में मेघालय को बेस्ट परफॉर्मर बताया गया है। और इसमें 5 कैटेगरी एक्चुअली में बताई थी, 24 स्टेट्स और 7 यूटीज़ का किया गया था। इसमें थे बेस्ट परफॉर्मर, फिर टॉप परफॉर्मर, फिर लीडर, एस्पायरिंग लीडर और इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। आई थिंक वी कवर्ड दिस आर्टिकल एज वेल। तो इसमें ये कुछ स्टेट्स और यूटीज़ थे जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया था एंड अदर स्टेट्स एंड यूटीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो कि हु वर द टॉप परफॉर्मर्स, हु वर द लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स। ओके और ये इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में भी दिए गए हैं। फाइन, तो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।